हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RIBA Pro। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट RIBA Pro, and here I am to guide you through your educational journey. So let's start. Today, in the series of gender jurisprudences, we will be talking about the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994। Actually, जब ये 1994 में आया था, it was just Prenatal Diagnostic Techniques Act, and later on it was amended, and the preconception part was included in it. But वो कैसे कैसे हुआ वो सीरीज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये एक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका स्कोप क्या है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसके की प्रोविजंस क्या है, राइट। सो बेसिकली ये जो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट्स है, ये इसको आप कह सकते हो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट। आप सेक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी बच्चे का, या तो उसको जब वो कंसीव करते हैं उससे पहले, या फिर कंसीव करने के बाद किसी भी तरह से आप पता लगा के उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्या है इसमें, ये एक इंडियन लॉ है जो इनैक्ट किया गया टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स for determining the sex of fetus, which has led to sex selective abortions and a skewed sex ratio। तो बेसिकली हो क्या रहा था, हमारे इंडिया में अक्सर हम जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो फीमेल्स को कम प्रेफर करते हैं, उनको बोझ समझते हैं, फाइनेंशियल बर्डन समझते हैं, लाइबिलिटी समझते हैं, एंड बहुत कुछ है ना। दे आर प्रेफरिंग मेल चाइल्ड मोर। तो व्हाट दे वर डूइंग इज कि जब जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अल्ट्रासाउंड की मदद से या किसी और डायग्नोस्टिक टेक्निक की मदद से ये पता लगाना स्टार्ट किया कि फीटस फीटस मतलब जब बेबी जो एम्ब्रियो है वो पेट में है, वूम में है ना, यूट्रस में है, तो अगर वो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, तो वो गर्ल है तो वो कई बार क्या करते थे, उनको होता था कि हमें लड़की नहीं चाहिए, एंड दे वुड गेट इट अबॉर्ट, है ना। तो इस तरह से इतना ज्यादा अबॉर्शन चल रहा था फीमेल चाइल्ड्स का, फीमेल फीटस का, कि कहीं ना कहीं ओवरऑल आप सेक्स रेशियो देखो, मेल टू फीमेल वो गड़बड़ा रहा था, मेल ज्यादा हो रहे थे, फीमेल्स कम हो रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से इस एक्ट की जरूरत पड़ी। आइए देखते हैं आगे इन डिटेल में। सो द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट टेक्निक्स एक्ट, जिसे हम PCPNDT भी कह देते हैं, वो 1994 का पार्लियामेंट का एक्ट है, इनैक्टेड टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड्स एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। राइट, फीटिसाइड क्या है, जब पेट में ही बच्चा है, फीटस है, और आप उसे मार देते हैं, ठीक है, कुछ दवाइयां देके या किसी और टेक्निक से, मेडिकली इलीगली आप उसे किल कर देते हैं, दैट इज फीमेल फीटिसाइड। The Prenatal Diagnostic Technique Act, PNDT Act 1994, was enacted in the year 1994, amended and effectively implemented as PCPNDT Act in 2003। जैसे मैंने आपको बोला था, पहले ये सिर्फ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट था जब 1994 में आया था, और बाद में इसमें अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस आए ताकि ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाए, और ये PCPNDT एक्ट में चेंज हो गया, दैट इज प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। Every genetic counseling center, laboratory, genetic clinic engaged in counseling or conducting prenatal diagnostic techniques like in vitro fertilization with the potential of sex selection before and after conception comes under the purview of PCPNDT Act and are banned। तो बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उस टेक्निक को बोलते हैं जहाँ पे हम कई बार क्या होता है, कुछ फीमेल्स या मेल्स, कुछ भी वजह हो सकती है, किसी भी तरह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बट दे रियली वांट अ चाइल्ड। सो मेडिकली ऐसी टेक्निक हो गई कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज एन एग, या मेल का रिप्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है स्पर्म, उसको बाहर लेबोरेटरी में ही फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और जो जाइगोट उससे फ्यूज होके बनता है उसको एम्ब्रियो उसको एम्बेड किया जाता है यूट्रस में। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब्स बेबी जिसे बोल देते हैं, उस तरह से। तो IVF में तो हमारे पास ये पावर है ना, कि हम पहले ही सिलेक्ट कर ले कि जो हमारा मेल स्पर्म आ रहा है उसमें कौन से क्रोमोसोम्स है। हम सब जानते हैं, जब XX क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, और मेल के पास XX और XY दोनों होता है। X भी होता है, Y भी होता है, X से फीमेल होता है, अगर Y बनता है तो मेल होता है, राइट। तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमारे को पता होता है, और मेडिकल डॉक्टर्स अगर हम उनको बोलेंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो स्पर्म से सिर्फ वाई क्रोमोसोम उठा के डालें, जिसकी वजह से एक मेल चाइल्ड ही प्रोड्यूस हो। बट दिस इज इलीगल
एंड नीड्स टू बी बैंड, राइट। तो ये यही कह रहा है कि कोई भी काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी, जहाँ पे भी काउंसलिंग, कुछ भी जहाँ पे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक हो रही है। प्रीनेटल मतलब आपने कंसीव कर लिया है, फीटस है अंदर, और आप उसका सेक्स सिलेक्शन चेक करा रहे हो, जिससे सेक्स पहले वो करा रहे हो, चेक करा रहे हो, और उसके बाद उसको सिलेक्ट करा के अबॉर्शन करा, तो वो गलत है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी गलत है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गलत नहीं है, सॉरी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ऐसा काम कराना भी गलत है। किसी भी तरह से आप सेक्स सिलेक्शन बिफोर या आफ्टर कंसेप्शन नहीं करा सकते हैं। ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंडर आता है और बैंड है। अब पीसीपीएनडीटी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, either female infanticide was more earlier female infanticide was more prevalent since technologies were not prevalent। देखो, पहले क्या हो रहा था, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड तो मैंने आपको बता दिया कि फीटस पेट में, और आपने चेक, उसका सेक्स चेक करा के उसको वहीं पे अबॉर्ट कर दिया, बच्चा पैदा ही नहीं होने दिया। इन्फेंटिसाइड है, बच्चा पैदा हो गया, आपको पता चला कि अच्छा फीमेल है, हमें तो नहीं चाहिए, कचरे में डाल दिया, दफना दिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया, कहीं छोड़ा, ओके, तो मार दिया बेसिकली, इन्फेंटिसाइड। इन्फैंट था, छोटा बच्चा था, उसको मार दिया। और फिटिसाइड, जब पेट में था, उसको पैदा नहीं होने दिया, पहले ही मार दिया। तो पहले टेक्नोलॉजीज इतनी नहीं थी, नहीं चेक नहीं करा सकते थे फीटस का सेक्स क्या है, तो इन्फेंटिसाइड बहुत ज्यादा था। टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे एडवांस्ड हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि फीटस को अबॉर्ट कराना स्टार्ट कर दिया, राइट। So female feticide is a process of finding out the sex of the fetus and undergoing abortion if it is a girl। Reasons क्या रहते हैं? Illiteracy, पढ़े लिखे हैं नहीं, poverty, गरीब बहुत है, औरत बच्चे का, लड़की बच्चे का खर्चा नहीं उड़ा सकते, उसकी शादी भी करनी पड़ेगी, दहेज भी देना पड़ेगा, और उसको रिसोर्सेज पे बर्डन समझ रहे हैं कि भाई अगर चलो इसे हमने पढ़ा लिखा भी दिया, पहले तो पढ़ाते नहीं है, पढ़ा लिखा दिया, गाँव की बात हो रही है, शहरों की नहीं हो रही है, अब तो गाँव में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, पहले की बात हो रही है। और पढ़ा लिखा भी दिया तो अच्छा नौकरी नहीं कराएंगे, नौकरी करा दी तो क्या फायदा है? ये तो शादी करके चली जाएगी, तो जो नौकरी से पैसा आएगा वो तो उन्हें देगी, तो हम इस पर रिसोर्सेज क्यों इन्वेस्ट करें? तो हम इसे पढ़ाते ही नहीं है उस तरह से, है ना। ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, डाउरी सिस्टम, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, इन्फ्लेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। Due to patrilineal line of succession regarding property rights as well as cultural practices, the male child has always been preferred instead of female child। हमेशा मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस ज्यादा रही है, और कहीं ना कहीं फैमिलीज में ये टेंडेंसी रही है कि बच्चे पैदा करते रहो, अगर लड़की हो रही है तो पैदा करते रहो जब तक लड़का नहीं हो रहा। कई बार आप सुनेंगे 5 बहनों पे एक भाई, 8 बहनों पे एक भाई, क्यों? जब तक लड़का नहीं हो रहा पैदा करते रहो। तो उस चक्कर में इतने सारे बच्चे भी हो जाते हैं, और इंडिया पहले इतना ओवर पॉपुलेटेड है, उसका भी डेमोग्राफिक्स पूरा हिल जाता है। ऑब्सेशन फॉर बॉयज कैन लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस विद वुमेन बेयरिंग द ब्रांड फॉर हर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड। कहीं ना कहीं ये चीज है, जबकि कंप्लीटली मेल मेल स्पर्म इज रिस्पांसिबल कि फीमेल पैदा होगा या मेल चाइल्ड पैदा होगा, बट फिर भी इतना ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स नहीं कहेंगे, इतना अनअवेयर सोसाइटी है कहीं ना कहीं, कि वो हमेशा फीमेल को ही ब्लेम करते हैं कि तू बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, तू बेटा नहीं दे पा रही, तेरा गलती है, तेरा गलती है। तो बहुत ही मेंटली हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है औरतों के साथ, फीमेल्स के साथ। सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women and a preference for sons have promoted female feticide in various forms, skewing the sex ratio of the countries toward them, thus necessitating passing of PCPNDT Act। तो इन्हीं सब चलते चीजों के चलते हुए सोसाइटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन औरतों के लिए हुआ है ना, कि भाई नहीं बेटा है तो बहुत ये बहुत भाग्यशाली औरत है, उसकी लोग सुनते हैं, उसको इज्जत देते हैं। बेटी है तो इज्जत नहीं देंगे, क्या है इसकी तो बेटी, उसको देखते लोग डाउन अपॉन देम, राइट। कुछ इस तरह से चीजें हो रही थी, तो फीमेल फेटिसाइड भी प्रिवेल हो रहा था इतना ज्यादा, और इस वजह से सेक्स रेशियो भी इंडिया में बहुत ही गड़बड़ हो रही थी, कहीं ना कहीं वो डोमिनेट इंक्लाइंड हो रही थी मेल्स की तरफ, एंड फीमेल्स कम होती जा रही थी। तो इन सब चीजों की वजह से ही पीसीपीएनडीटी एक्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं कि बेटा चाहिए, दिस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन वुमेन। और ये जो टेक्निक्स मिलने लगी ना, अल्ट्रासाउंड टेक्निक हो गई, ये इस तरह की चीजें मिलने लगी, इतना वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस हो गया प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि पूरा 1000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो गई है मेडिकल प्रोफेशनल्स की, जहाँ पे वो पहले तो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, फिर पैसों के बदले सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन भी करते हैं। ठीक है, अच्छा फीमेल चाइल्ड है, पैसे दे दो हम अबॉर्ट कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, उस तरह का इलीगल प्रैक्टिसेस खड़ी हो गई। तो इन सब के चलते ही जरूरत पड़ी पीसीपीएनडीटी एक्ट की। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे? टू स्टॉप फीमेल फिटिसाइड्स
एंड अरेस्टिंग सेक्स डिक्लाइनिंग रेशियो इन इंडिया, ये हम पढ़ ही चुके हैं। रेगुलेट द मिसयूज ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड प्रिवेल देयर मिसयूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंटली फॉर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस। बेसिकली जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उसका मिसयूज ना हो, ठीक है। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करना भी पड़ रहा है किसी बीमारी की वजह से, क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी है, कुछ मालफॉर्मेशन है, औरत की जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है, अगर आपको करना भी पड़ रहा है, पता भी चल रहा है, तो उसका या ऐसा कुछ करना भी पड़ा, दैट शुड बी लीगल एंड अंडर डन बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। किसी भी तरह इलीगली आप नहीं करा सकते और गलत से नहीं करा सकते, आपको बेटा चाहिए इसलिए आपने कराया, राइट। तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस के लिए ये इन टेक्निक्स का, इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो। मैंडेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। ओके, सो बेसिकली जितने भी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस क्या मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक है, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है, कुछ भी, सबका रजिस्ट्रेशन, सबका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड हिस्ट्री सब कुछ हो, ताकि कुछ गड़बड़ होती है तो दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक। तो यही इसके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं मेनली, कि to regulate the use of prenatal diagnostic technique, prevent their misuse, basically control the alarming rate of female feticides, right? अब हम की प्रोविजंस की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑन सेक्स सिलेक्शन, तो बेसिकली क्या है, सेक्स सिलेक्शन टेक्निक नहीं होनी चाहिए। क्लिनिक्स का रजिस्टर, ये मोटा मोटा है, रजिस्ट्रेशन, क्लिनिक्स, रिकॉर्ड कीपिंग, पूरा हर पेशेंट का डिटेल मेडिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेम, एड्रेस, कब आए थे, क्या हुआ था, सब कुछ होना चाहिए। और पेनल्टीज, अगर कोई गड़बड़ है, कुछ भी हो रहा है, तो पेनल्टीज नीडेड है, अदरवाइज ये चीजें कंट्रोल में आएंगी ही नहीं। दैट वाज समथिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम प्रोविजंस की बात करें, हमने वैसे पढ़ ही लिया है मोटा मोटा, लेकिन हम प्रोविजंस की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑन सेक्स सिलेक्शन, ये अभी मैंने आपको बताया, बिफोर एंड आफ्टर द कंसेप्शन, रेगुलेट द यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स like ultrasound, and by allowing their use only for detection of genetic abnormalities, metabolic disorders, amniocentesis, congenital malformations, sex-linked disorders, कोई बीमारी है तो ही उसी केस में allowed हो। No laboratory or clinic will conduct any test, including ultrasonography, for the purpose of determining the sex of the fetus. No person indulged in conducting the procedure as per the law will communicate the sex of the fetus to the pregnant women or her relatives by word, signs, or any other method. किसी भी तरह से, ऑब्वियसली आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, आपको पता चल रहा है, लेकिन आप किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं करोगे औरत को या उसकी फैमिली मेंबर्स को कि बच्चे का सेक्स क्या है, बेसिकली बच्चा मेल है या फीमेल है, आप नहीं बता सकते हैं। Every ultrasound clinic, genetic counseling center, laboratories and imaging center would have to maintain all mandatory records, जैसे कि नाम, पता, पिताजी का नाम, पति पत्नी का, जो सॉरी हस्बैंड का नाम, या किस दिन पहली बार आए थे, डेट ऑफ कंडक्शन ऑफ टेस्ट, कब टेस्ट हुआ, सब कुछ सारा रिकॉर्ड डे टू डे बेसिस पे लॉ के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना ही होगा। Every registered center should display a notice in their premises in English and local language about the awareness and punishment under the act. इस एक्ट में क्या पनिशमेंट है, क्या क्यों ये गलत है, क्या करने से ऐसा क्या होगा, क्या फाइन लगेगा, क्या पेनल्टी, सब कुछ लोकल लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्लिनिक पे डिस्प्ले होना चाहिए। Violation of the act can lead to imprisonment of up to 5 years and heavy fines for the clinic doctors and anyone involved in illegal sex determination or sex selective abortions. जो ये चीज करते हुए पकड़ा गया, क्लिनिक वाले पकड़े गए, डॉक्टर पकड़े गए, रिलेटिव्स पकड़े गए, जो भी पकड़ा गया लीगल सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस में, उनको 5 साल का जेल होएगा, हेवी फाइन्स होगा, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस फॉर दैट। ओके, सो अब ऑफेंसेस क्या गलत, अगर मतलब क्या क्या चीज इसके अंदर मानी जाती है कि गलत है। एडवर्टीजमेंट, किसी ने भी एडवर्टीजमेंट दिया है कि हमारे यहाँ प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या ये वाली फैसिलिटी है, किसी भी तरह में ये एडवर्टाइजमेंट दिया है ना, बाय वर्ड ऑफ माउथ, या कहीं पैम्पलेट्स चिपका दिया या कार्ड्स बट रहे हैं, वो आप देखते हैं ना ऑटो में ऐसे फेंक के जाते हैं, किसी भी तरह अगर ऐसा पता चलता है तो उसको जेल और फाइन हो जाएगा। कंडक्टिंग और हेल्पिंग द कंडक्ट ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक इन अनरजिस्टर्ड यूनिट्स जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, चुपके चुपके इलीगली चल रही है, किसी भी तरह से आपने उस यूनिट्स में हेल्प करी है या कंडक्ट ही किया है वो टेस्ट, तो वो पूरा ऑफेंस माना जाता है। कंडक्टिंग पीएनडी टेस्ट फॉर एनी पर्पस अदर देन द वन मेंशन्ड इन एक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे कि मालफॉर्मेशन,
डिजीजेस जो भी अभी हमने बात करी थी, abnormalities है, उसके लिए आप पीएनडीटी एक्ट या जो भी मेंशन है लॉ के अंदर उसके लिए कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो वो प्रॉब्लमैटिक है और यू विल बी पनिश फॉर इट, पकड़े गए तो। सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, रेंटिंग एंड सेक्टर ऑफ एनी अल्ट्रासाउंड मशीन और एनी अदर इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द फीटस। बहुत अल्ट्रासाउंड एक होता टेक्निक हो गई, और भी टेक्निक्स हैं, तो अगर उसमें पता चल जाता है कि ये वाली मतलब ये सेक्स आपका ये डिटरमाइन हो सकता है, तो उन टेक्निक्स, उन मशीन्स, उन इक्विपमेंट्स को आप ना तो बेच सकते हैं, ना उसको मतलब उसका सप्लाई कर सकते हैं, ना उसको उस पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसको नहीं दे सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर गिविंग इट टू द रजिस्टर्ड यूनिट्स। ठीक है, और उसका तो ऑफ कोर्स इन्वेंट्री होगा, रिकॉर्ड होगा, ऑडिट होगा, सब कुछ होगा। तो आप रजिस्टर्ड यूनिट्स के अलावा ऐसे ही कहीं भी किसी को नहीं दे सकते हैं। अमेंडमेंट की बात करें, अभी हमने बोला था कि 1994 में सिर्फ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट बोलते थे, बाद में ये प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट बन गया। तो ये अमेंडमेंट कब हुई थी? 2003 में। और हुआ क्या था, क्यों हुआ? टू इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेक्स सिलेक्शन। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही थी, चीजें पता चल रही थी, और आपको पता है कि चोर हर ताले की चाबी बना ही लेता है ना? तो कुछ लूप होल्स को पकड़ के उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था और गड़बड़े हो रही थी, है ना? तो इसीलिए इसको एक्सपैंड किया गया, इसके स्कोप को, एंड अमेंडमेंट में बोला गया कि सारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स और इस तरह के इक्विपमेंट जो है, जो इस तरह की प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में, डायग्नोस्टिक एक्ट्स में यूज होते हैं, वो सब रजिस्टर्ड होने चाहिए ताकि मिसयूज ना हो सेक्स डिटर्मिनेशन का। और सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड बनाए गए जो देखे कि ये एक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, उसका मॉनिटरिंग करे, कुछ कंप्लेन्स आ रही है तो वो ग्रीवेंसेस को भी यू नो handle करें। Made it mandatory for clinics to maintain detailed records of each case to help track and ensure accountability. हर यूनिट, हर क्लिनिक जो है पूरा पेशेंट का डिटेल रिकॉर्ड रखेगा ताकि कुछ मिसयूज भी हुआ है, कुछ भी हुआ है तो वो सारी चीजें ट्रैक हो पाए और एक अकाउंटेबिलिटी को जिम्मेदारी लेने वाला हो, है ना? तो वही था कि उसका स्कोप एक्सपैंड कर दिया गया, इक्विपमेंट का रेगुलेशन कि भाई इस तरह से चलेंगी और मिसयूज नहीं अलाउ है, मॉनिटरिंग बॉडीज बनाई गई और रिकॉर्ड कीपिंग करना मैंडेटरी कर दिया गया। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, इसका इम्प्लीकेशन क्या रहा? सो अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट मेनली कवर्ड ब्रिंगिंग द टेक्निक ऑफ प्री कंसेप्शन, है इन विट्रो, जो मैंने बोला आपको कंसीव करने से पहले उसका सेक्स सिलेक्ट करें, वो चीज उसके अंडर आती है। और इट ऑल्सो रेगुलेट्स द सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन्स ओनली टू रजिस्टर्ड बॉडीज, सिर्फ रजिस्टर्ड बॉडीज को बेच सकते हो। और इन सब चेंजेस से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आई, जिम्मेदारी बनी जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं या और जो सेल करते हैं कि भाई वो रजिस्टर्ड यूनिट्स को ही बेच रहे हो, मॉनिटरिंग वगैरह भी इसकी बेटर हो जाए। एंड इट ऑल्सो empowered the appropriate authorities with the power of civil court for search, seizure, sealing the machines and equipment of the violators. इस एक्ट ने जो ये अमेंडमेंट आई, इसने और ज्यादा अथॉरिटीज को एम्पावर किया, उनको और ज्यादा छूट दी, आजादी दी कि भाई, और सिविल कोर्ट ने भी ऐसा बोला कि आप अगर आपको कहीं से भी खबर आती है, डाउट होता है, आप सर्च कर सकते हो, आप मशीन्स को सीज कर सकते हो, आप सील कर सकते हो मशीन्स को भी, इक्विपमेंट्स को भी, अगर आपको पता चलता है कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई है, कोई वॉयलेशन हुआ है ना? तो ये चीज है कि जितने भी लूप होल्स थे उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश की गई, एंड दीज अमेंडमेंट्स एंड गाइडलाइंस जो भी ऐड हुई, इट स्ट्रेंथन द एक्ट एंड मेड इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनफोर्सेबल, कि आप इसको अप्लाई कर पाओ सारे लूप होल्स को कवर करके जो भी क्लिनिक्स में पहले थे और एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। तो यही है, बेटर वेल डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क हुआ तो अथॉरिटीज भी इफेक्टिवली ट्रैक कर पा रही थी, और जो भी वायलेट कर रहा है इस एक्ट को उनको पनिशमेंट दे पा रहे थे। So these updates basically made it a more robust legislative framework in combating sex selective practices, and thus it promoted gender equality and also improved the sex ratio of India. तो यही चीज है, ये एक्ट जो है इसने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी हुआ है और सक्सेसफुली भी इम्प्लीमेंट हुआ है, एंड इट प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द गर्ल, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने में, एंड एड्रेसिंग द सोशल एंड डेमोग्राफिक इम्पैक्ट जो कि स्क्यूड सेक्स रेशियो की वजह से होता है। जेंडर बाइस प्रैक्टिसेस कम हुई, और कहीं ना कहीं जो इंडिया का मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिला, राइट? So this act has basically remained, a very significant step in fighting against gender
discrimination and promoting ethical medical practices which are aligned with the social welfare. गलत medical practices नहीं, illegal medical practices नहीं, जो society के लिए भी, society के welfare के लिए भी अच्छे से काम करेंगे. So that's all about this act. And ये क्वेश्चन है जो, ये एक टॉपिक है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ ही लिया जाता है आपके माइनर्स में या सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते हैं. सो आई होप यू लाइक इट. आपको समझ आएगा, आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा या आपके असाइनमेंट्स में हेल्प करेगा. एंड इफ यू थिंक इट हैज हेल्प्ड यू, डू गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर it with your friends and subscribe our channel. Thanks a lot for watching. Thank you.